जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो पे। तो दोस्तों, आज की हमारी 5th क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनआईएस की बुक। जो कि एनआईएस की बुक है, ये पीआरटी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और पीआरटी एग्जाम के साथ साथ जो टीजीटी में 10 नंबर की पेडागोजी आती है उसमें बहुत ज़रूरी है, और पीजीटी में जो 20 नंबर की आती है उसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी कहाँ से आते हैं? एनआईएस से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट की 501 बुक की फर्स्ट यूनिट, जो कि है प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली। यानी क्या है, प्राचीन भारत में किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, किसके माध्यम से दी जाती थी, उस शिक्षा का स्तर कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमने पिछली 4 क्लास में कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले भारत का मैप बना लेते हैं ताकि ये टॉपिक समझने में आसानी लगे। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, प्राचीन काल का प्यारा भारत। तो दोस्तों, जगह थोड़ी थी इसलिए इस तरीके का भारत का मैप बना है। तो ये है हमारा प्राचीन काल का भारत। था तो बहुत बड़ा, लेकिन इस भारत के अकॉर्डिंग समझते हैं। जो है हमारा प्राचीन काल का भारत था, इसमें भारत में जगह जगह बने हुए थे गुरुकुल। क्या थे? भारत में जगह जगह गुरुकुल बने हुए थे। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे था हमारा बनारस गुरुकुल, यहाँ पे था नालंदा विश्वविद्यालय, ये था विक्रमशिला, और ये था कांची। इसके बाद ये है तक्षशिला, ये है बल्भी गुजरात में। तो दोस्तों, ये भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी जिसका पूरी दुनिया में नाम था। कि भारत में जो फेमस गुरुकुल थे कौन से? नालंदा, बनारस, तक्षशिला, बल्भी, विक्रमशिला और कांची। तो जो ये यहाँ पे इन गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी वो बहुत उच्च स्तर की है। कि भाई इन जो गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदों की, साहित्य की, विज्ञान की, संस्कृत की उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी, जो कि हमने पिछली 4 क्लास में इसके बारे में जाना है। पहला पॉइंट है, गुरुकुल में विद्यार्थी और गुरु की स्वतंत्रता का सम्मान। यानी क्या था, जो प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल प्रणाली बनी हुई थी, वहां पर क्या होता था, विद्यार्थी और जो गुरु को पूरी आज़ादी थी। कि किस तरीके की आज़ादी? भाई जैसे शिष्य था उसको विषय चुनने की आज़ादी थी। विषय चुनने की यानी कि जैसे मैं हूँ, इसको आधुनिक समय से जोड़ते हैं। जैसे मैं आज किसी विद्यालय में जा रहा हूँ, मैं विद्यालय में जाने के बाद किस विषय की शिक्षा ग्रहण करूँगा? जिसमें मेरी रुचि होगी उसी की शिक्षा लूंगा ना। तो यही चीज़ थी कि जो उस समय पर जो विद्यार्थी होता था उसकी जिस विषय में रुचि थी, भाई उसको विज्ञान की शिक्षा लेनी है, भाई दर्शन की लेनी है, वेद की लेनी है, और किसी साहित्य की लेनी है, उसी के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करता था। ये नहीं कि वो इसको थोप दी जाती है भाई आपको यही पढ़नी है, नहीं। उसमें जिसमें विद्यार्थी की रुचि होती थी उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, गुरु के द्वारा। अब क्या था, जो गुरु था गुरुकुल में उसकी क्या आज़ादी थी? गुरु की आज़ादी ये थी कि भाई उसको कौन सा विषय पढ़ाना है, किस तरीके की शिक्षा देनी है, किस विधि के द्वारा देनी है, और किस विद्यार्थी को चुनना है। ये सब गुरु की स्वतंत्रता थी, गुरु का विषय अधिकार था। ठीक है दोस्तों, हमारा ये पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध काल में मठों और मंदिरों में औपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। यानी क्या हुआ, जब बौद्ध काल आया उस समय पर मठों में और मंदिरों में औपचारिक रूप से शिक्षा देने लगे। कि भाई एक ये स्थान फिक्स कर दिया गया कि यहीं पर आपको शिक्षा देनी है, मठों में और मंदिरों में। तो आगे है, सम्राट अशोक के काल में गुरुकुलों को विकसित किया गया, ये आवासीय विद्यालय बन गए। यानी कहने का मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है, जब सम्राट अशोक का काल आया तो उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया ताकि शिक्षा का विकास हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सके। यानी जब तक बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो उस समय पर समाज का विकास नहीं समझा जाता था। तो इसी वजह से जो सम्राट अशोक थे उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उसमें जिस शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमी होती थी उसको दूर किया गया। आगे क्या है, ये आवासीय विद्यालय बन गए। यानी कि जो गुरुकुल थे
सम्राट अशोक के काल में क्या हुआ, आवासीय विद्यालय बन गए। आवासीय विद्यालय कहने का मतलब क्या है, इसको आधुनिक समय से जोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने बोर्डिंग स्कूल के बारे में सुना होगा, वहाँ पे क्या होते हैं, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, वो वहीं पे रह के शिक्षा ग्रहण करता है। हम किस वजह से छोड़ते हैं कि भाई वो अपने बिल्कुल समाज से कट जाए, अपने आसपास के दायरे से कट जाए, यार दोस्तों से कट जाए, और वहाँ पर आराम से बैठ के शिक्षा ग्रहण कर सके। और क्यों कर सके भाई, ताकि उसके भविष्य का निर्माण हो सके। इसी वजह से हम उसको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ते हैं। तो यही चीज़ थी कि जो आवासीय विद्यालय थे, यहाँ पर विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाता था। अब विद्यार्थी यहीं पर रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। अब जब बच्चे यहीं पर रहने के बाद शिक्षा ग्रहण करने लगे तो उनके ज्ञान का ज़्यादा विकास होने लगा। अब ज़्यादा विकास होने से मतलब ये था कि अब वे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। उनके सामने कोई समस्या आती थी तो वे आपस में वाद विवाद के द्वारा उसको सोल्व कर लेते थे, उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते थे। तो यही कहा गया है कि गुरुकुलों को विकसित किया गया। आगे विद्यार्थी अपने ज्ञान के सर्जन, संरक्षण और प्रसारण में व्यस्त रखते थे। यानी क्या था, जब विद्यार्थी गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करने लगे तो वो अपने ज्ञान का विकास करने लगे। ज्ञान को विकास करने के बाद उन्होंने क्या किया कि भाई उस ज्ञान का प्रसार करने लगे। जब तक वो अपने ज्ञान को बांटेंगे नहीं तो उनके ज्ञान का विकास कैसे होगा। तो इसके साथ क्या करते थे, जो उनके साथ जो विद्यार्थी होते थे वो उनके साथ वाद विवाद करने लगे, जिससे उनके ज्ञान का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो आज के विश्वविद्यालयों के 3 कार्यों के समान है। कौन से काम है, अध्यापन करना, शोध करना और प्रसारण करना। इसका मतलब ये है, जो विद्यार्थी गुरुकुल में रह के अपने ज्ञान को इकट्ठा करते थे, उस ज्ञान का प्रसारण करते थे, उस ज्ञान को संजो कर रखते थे, यही काम आज के जो विश्वविद्यालय है उनका है। क्या काम है, जैसे अध्यापन करना यानी कि पढ़ाना, भाई बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना, कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना है। शोध करना यानी कि रिसर्च करना, भाई शिक्षा में कौन कौन सी कमी है, बच्चों के सामने कौन सी समस्या आ रही है शिक्षा से संबंधित, उसको दूर करना। आगे क्या है, प्रसार करना यानी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा, गुरुकुल शिक्षा व्यक्ति के आधार पर। यानी क्या है, जो भारत में ये गुरुकुल बने हुए थे, इनमें जो शिक्षा दी जाती थी वो व्यक्ति आधार पर दी जाती थी। जो गुरुकुल शिक्षा थी व्यक्ति आधार पर थी। इस्लामी का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी ना वो व्यक्ति के आधार पर दी जाती थी। व्यक्ति के आधार का मतलब ये है कि मेरी जिस विषय में रुचि है, मैं जो आगे फ्यूचर में करना चाहता हूँ, मैं भविष्य में जो बनना चाहता हूँ, उसके अनुसार मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है। गुरुकुल के द्वारा उसी तरीके से शिक्षा मुझे दी जाती थी कि जिसमें मेरी रुचि है वही मुझे प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों, आगे है इस्लामी शिक्षा। तो जो इस्लामी शिक्षा थी प्राचीन भारत में, वो इस्लामी शिक्षा जो भारत में इस्लामी शिक्षा थी वो 2 तरीके से दी जाती थी। एक जो निम्न स्तर की थी और एक उच्च स्तर की। यानी क्या था, जो इस्लामी शिक्षा थी वो 2 तरीके से दी जाती है, निम्न स्तर के लिए और उच्च स्तर के लिए। जो निम्न स्तर की शिक्षा दी जाती थी उसके लिए मकतब बनाए गए थे, और जो उच्च स्तर की थी उसके लिए मदरसे बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, इस्लामी शिक्षा मकतब और मदरसे के द्वारा दी जाती थी और मौलवी जी के द्वारा दी जाती थी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।